हे दोस्तों, मैं चिराग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, पिछले पार्ट में जो कि हमने मॉडल टेस्ट पेपर की बात की थी, तो उसके हमने 30 क्वेश्चन तो कवर कर लिए थे, जिसमें आपको पता है कि हमने क्या क्या पार्ट कवर किया था। सबसे पहले तो हमने 12 एमसीक्यूज कवर किए थे 1 मार्क्स के। तो ये 12 एमसीक्यूज आपके कवर हो गए 12 मार्क्स के। ओके। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कवर किए थे, 6 क्वेश्चन कवर किए थे, तो ये भी 1 मार्क्स के थे, तो ये भी आपके 6 मार्क्स के कवर। उसके बाद हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए थे, ये भी 12 क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स के थे, तो ये भी ओके 12। तो टोटल मिला के आपके 30 मार्क्स कवर हो गए, 30 क्वेश्चंस। यानी हम बोल सकते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा कवर। अब हम देखेंगे आज 4 टू लेके 16, यानी हम बोल सकते हैं कि हम 13 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो 26 मार्क्स आज आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन और लेंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, तो ये भी आपके 12 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो टोटल मिला के हो गए आपके 38। अब देख सकते हैं कि 30 पहले कवर हो गए, 38 आज, तो 68 कवर हो ही जाएंगे। तो बाकी जो बचेंगे वो 12 मार्क्स के। हम बोल सकते हैं कि उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, तो 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। क्योंकि देखिए, उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो और में भी है। और का मतलब क्या है? चॉइसेस दे रखी है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो वो तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हम क्या करते हैं, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो ये पार्ट था ना पिछली वीडियो का, वो आपका सेक्शन ए का था। तो फटाफट से क्या करते हैं, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। ये आ गया मैं सेक्शन बी की तरफ। ओके। देखिए, इसमें बोल रखा है, ये देखो बोल रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके। तो यहाँ पे ये 4th नंबर का है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया, जिसमें कितने थे टोटल मिला के 30 क्वेश्चन। ओके। अब देखिए, इसमें बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, लाभकारी अलाभकारी। प्रॉफिट को आप क्या बोल सकते हैं, यानी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या आता है, ट्रेडिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ये आती है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो एक डिफरेंस तो आपको यही पता चल जाएगा कि इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जबकि जो एनपीओ होते हैं, जिनको नॉन कमर्शियल बोलते हैं, ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि इनका काम लाभ कमाना नहीं होता, इनका काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर का, कल्याणकारी कार्य का होता है, और सेवा सेवा इनका भाव रहता है, यानी सेवा प्रदान करने का इनका कार्य होता है। याद रखना, मैंने हिंदी में भी कवर किया है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाभ कमाना होता है, सेवा व कल्याणकारी कार्य होता है। अब आप बोलोगे सर 2 मार्क्स का इतना बड़ा, नहीं इतना बड़ा नहीं देना। ये तो आपको मैंने डिटेल इसलिए कवर करके दिया है ताकि आप खुद ही एक तरीके से क्या करो, इसको देख लो, आपको इसमें से कुछ तो याद हो जाएंगे। ओके, वैसे तो आप 2 भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो 2 इसके डिफरेंस चलते हैं। ओके। लेकिन फिर भी अगर आप एक एक्स्ट्रा देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि देखो 2 मार्क्स का है तो 2 ही सफिशिएंट होंगे। अब आपको पता है कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, जनरली वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, तो वो कौन इंट्रोड्यूस करता है, ओनर करता है। तो कह रहा है ओनरशिप में ऑफ पर्सन इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, उसी की ओनरशिप रहती है। लेकिन यहाँ पे जनरली देखो, जो पर्सन डोनेट करता है, जो भी अमाउंट डोनेट करता है, वो किस में जाता है, कैपिटल फंड में जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइबर कहलाते हैं। यहाँ पे जब भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है। जबकि जब भी एनपीओ की बात करते हैं हम, तो एनपीओ में क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कि एक तरीके से बताता है कि कितनी आपको रिसिप्ट हुई है, चाहे उसमें रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल, और कितना पेमेंट हुआ है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि जनरली रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की, और बैलेंस शीट ये बनता है। यहाँ पर जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है, तो क्या मिलता है, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और पीएनएल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो जनरली हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल पार्ट देखा जाता है ना, प्रॉफिट लॉस ये देखा जाता है। जबकि एनपीओ में सरप्लस या डेफिसिट पार्ट देखा जाता है, तो सरप्लस होगी या डेफिशिएंसी रहेगी। फिर आपको इसमें फिफ्थ बोल रखा है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। अब सीधी सी बात है, जब भी हम किसकी बात करेंगे, कोई कंपनी की बात करेंगे, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर्स को क्या करती है, प्रॉफिट देती है। एक सिंगल फर्म यानी सोल प्रोपराइटरशिप, उसका जो ओनर है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। तो इनकम का जब आधिक्य होगा खर्चों पे, तो सीधी सी बात है वो प्रॉफिट के पार्ट को डिनोट करेगा और वो मेंबर में बढ़ जाएगा, या ओनर खुद ले लेगा। जबकि एनपीओ में क्या होता है, जो भी कमाया जाता है सरप्लस, वो वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वेलफेयर का पार्ट है, तो ये मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि मेंबर के बेनिफिट के लिए, यानी उनके वेलफेयर के लिए ही काम में लिया जाता है। फिर देखिए, रिसिप्ट ऑफ फंड की बात कर रहा है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जब भी फंड लेती है तो कहाँ से लेती है, ओनर लगाता है, या जैसे हम एक कंपनी की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स देते हैं, जो कि कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनर देते हैं। जबकि एनपीओ में जो पैसा आता है वो किसके थ्रू आता है, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, फीस, डोनेशन, लेगेसी, ऐसे आप बहुत सारा पार्ट देखते हैं, जिससे कैपिटल फंड बढ़ता जाता है। तो मेंबर भी देते हैं
और बाहर के कुछ लोगों से डोनेशन भी लिया जाता है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कवर। देखो हिंदी में भी देख लेना, सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, जहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा साथ में पीडीएफ के साथ। और हाँ, याद रखना कि जो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से तो चेक कर लेना। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया हुआ है ताकि आप ये सॉल्यूशन डाउनलोड कर सको। तो ये तो मैं बताना ही भूल गया, ये भी जरूर देख लेना। ओके, अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जॉन अब्राहम, ओहो हीरो आ गया। तो बोल रहा है जॉन अब्राहम ए पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31 15 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। जॉन अब्राहम क्या करता है, वही अपनी पूंजी खाते से निजी प्रयोग के लिए क्या करता है, धन आहरित करता है, मतलब पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, जिसको आप बोलते हो ड्राइंग। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन नहीं है सॉरी, ये ओन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। ओके, दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चाहे आप हिंदी में पढ़ोगे। क्या बोल रहा है, यदि वह प्रति माह के प्रारंभ में 2,000 रुपए आहरित करता है, प्रति माह दे रखा है यानी पर मंथ की बात कर रहा है, प्रारंभ मतलब बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो बोल रहा है इफ ही विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और दूसरा केस दे रखा है इफ एन अमाउंट ऑफ 2,000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे अंत में कर रहा है, याद रख लेना। तो देखिए जनरली याद रखना कि जब भी हम ड्राइंग की बात करते हैं तो इक्वल अमाउंट की बात करता है और अनइक्वल अमाउंट की बात करता है। अनइक्वल में आपको पता है कि आप सिंपल निकालते हो मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से निकालते हो, लेकिन जब भी इक्वल अमाउंट विड्रॉन होता है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि मंथली ड्राइंग हुई है, क्वार्टरली हुई है। तो सबसे पहले देख लेना, देखिए क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ, तो ये मंथली ड्राइंग की बात कर रहा है। फिर देखिए अगर आपको क्या फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एवरेज पीरियड के लिए क्या होता है। एक तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग होता है रिमेनिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर आपको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको बस याद रखना है कि जब भी बिगिनिंग की बात करता है तो 6.5 ये होता है। अगर आपके मिडिल की बात करता है तो 6, और एंड की बात करता है तो क्या होता है आपका 5.5 होता है। जैसे इस केस में 6.5 आएगा और इसमें 5.5, पर उसके लिए याद रखना है कि पूरे 12 महीने विड्रॉन किया होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, कभी 9 महीने विड्रॉन किया तब क्या निकलेगा, क्योंकि 12 महीने के लिए तो आपने बोल दिया कि एवरेज पीरियड क्या है, बिगिनिंग के लिए 6.5 और एंड के लिए 5.5 और मिडिल के लिए 6 है। लेकिन जब भी अगर 9 मंथ के लिए विड्रॉन किया या ओनली 6 मंथ के लिए विड्रॉन किया, रेगुलर कर रहे हैं लेकिन 6 मंथ के लिए कर रहे हैं, तो क्या करोगे। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि बिगिनिंग के लिए होता है n+1/2, मिडिल के लिए होता है n/2 और एंड के लिए होता है n-1/2। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि अगर 12 महीने के लिए विड्रॉन किया तो 12 + 1/2, देखो क्या गया 6.5 आ गया, 12/2 क्या आ गया 6 आ गया, और 12 - 1/2 करा तो क्या आ गया 5.5 आ गया। अगर मान लो कि 9 मंथ के लिए विड्रॉन करता हूँ, मान के चलो कि 1 जुलाई से विड्रॉन करता हूँ और अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च, तो इस केस में क्या होता है, हमारे 9 मंथ होते हैं। तो एन की जगह क्या कर दोगे आप, 9 कर दोगे। बिगिनिंग है तो 9 + 1/2 तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5। ओके, अगर मैं बोलूंगा कि मिडिल का है तो 9/2 तो आएगा 4.5। अगर मैं बोलूंगा एंड का है तो 9 - 1/2 यानी 4 आ जाएगा। तो 5, 4.5 और 4 इस तरीके से आ जाएगा, बिगिनिंग, मिडिल और एंड इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो याद रखना कि जब भी आपको ये फॉर्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप क्वार्टरली की बात करते हो तो देखो आपको पता है कि जहां मैंने मंथली बोला वहां 1 आ रहा है, क्वार्टरली में 3 आ जाएगा, यानी n+3/2। ठीक है, याद रख लेना, ये बिगिनिंग के लिए है, मिडिल के लिए है n/2 ही होता है, और एंड के लिए हो जाएगा n-3/2। ओके, n-3/2। तो मंथली के लिए 1 लगता है और क्वार्टर के लिए 3 लगता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बिगिनिंग के लिए 6.5 लगा है। और एक और चीज याद रखना कि देखो 2000 पर मंथ विड्रॉन किए हैं और यहाँ पे ईयर एंड के लिए निकालना है और पहले से ही पार्टनरशिप है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, 2000 × 12, तो 12 महीने के दौरान 24,000 विड्रॉन किए, तो एनुअल ड्रॉइंग निकालना जरूरी है। उसके हिसाब से आपको पता है कि 9% इंटरेस्ट की रेट है और एवरेज पीरियड ये है बिगिनिंग के लिए। ओके, और एंड के लिए क्या है 5.5 है और मिडिल के लिए क्या है 5 है। अभी एंड के लिए पूछा है तो इस केस में देखिए 5.5 आ रहा है। तो दोनों केस में आपका आंसर आ गया, आराम से 2 नंबर आपके पक्के। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो शॉर्ट में है, डिटेल में बताना है, तो आप नीचे कमेंट करना, अलग से इसकी वीडियो क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाए, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आरबीएससी हो, कोई सा भी बोर्ड हो। अब देखिए 6 की बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है, A business has earned average profit of rupees 50,000 during the last few year. Find out the value of goodwill by capitalization method. Given that the asset of business are rupees 5 lakh and its external liability are rupees 90,000. The normal rate of return is
10%। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, एक व्यापार ने 50,000 का औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट कमाया। ख्याति की गणना करनी है पूंजीकरण विधि से यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगर एसेट 5 लाख की है और बाहर के जो दायित्व है यानी आउटसाइड लाइबिलिटी वो 90 की है, सामान्य प्रतिफल दर 10% है। अब कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड की जब भी बात करता है तो उसमें दो मेथड होते हैं, याद रख लेना। एक तो आपका क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, याद रखना। और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों में आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, ये भी याद रख लेना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ऐसे शॉर्ट में याद रखिए, ओके। जब एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में माइनस क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, ओके। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है, दोनों से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि सुपर प्रॉफिट से करना है तो तब आप सुपर प्रॉफिट से करना, और जब एवरेज प्रॉफिट से बोला तो एवरेज प्रॉफिट से करना। अब ये कैसे निकलता है, तो देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए और एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब एवरेज तो हमें पता है कि 50,000 है, तो वो तो हमने लिख दिया। लेकिन हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। देखिए इसका लॉजिक क्या है, ये बोलना चाहता है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि देखो आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो। आप कितना कमा रहे हो, प्रॉफिट 50,000 कमा रहे हो। लेकिन अगर इसी इसी पैसे को यानी इसी कैपिटल को अगर आप बाहर लगाते तो आप कितना कमाते, तो वो जनरली हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। कि अगर इसी कैपिटल को जो आपने बिजनेस में लगाई हुई है इसको अगर बाहर लगाते तो आप कितना कमाते, जनरली आप कितना कमाते, 10%। मान के चलिए कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आपने कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन उसी कैपिटल को, जैसे मान लो 5 लाख है, उसको अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते तो क्या पता आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिलता, क्या पता आप डिवेंचर खरीद लेते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, क्या पता आप किसी को एडवांस दे देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, क्या पता आप एफडी करवा देते बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलता। तो वैसे ही ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बोल के बैठा है, याद रख लेना, ओके। अब याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैसे निकलेगी, तो पढ़ के देख लीजिए कि बिजनेस की एसेट कितने की है, 5 लाख की है, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है 90 की है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4,10,000। और अगर इसको बाहर लगाते तो हम 10% कमाते एनआरआर, तो इसका मतलब हम 41,000 कमाते। जबकि हम अपने बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे हैं 50,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया हमने, 50 माइनस 41, 9,000। और जो एक्स्ट्रा कमाया वही हमारा सुपर प्रॉफिट है, वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो 9,000 अपॉन 10 इंटू 100 करोगे तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी, तो ये आ गई 90,000। दूसरा तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। जैसे आपने लास्ट में जो गुडविल निकाली है सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करना पड़ेगा इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 है, अपॉन 10 इंटू 100 करोगे तो 5 लाख निकल के आ जाएगा। इसे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें से आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या थी, वही एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, जो कि आपने अभी ऊपर वाले पार्ट में निकाल ली, तो वो 4,10,000 निकली हुई है। 5 में से 4,10,000 गए तो बचा कितना, 90। ये हो गया आपका आंसर, ओके। दोनों दोनों में से किसी भी तरीके से निकालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है लीला एंड मीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। लीला और मीना फर्म में साझेदार हैं, लाभ व हानि का विभाजन 5:3 अनुपात में करती हैं। फिर बोल रहा है इन अप्रैल 17 दे एडमिटेड ओम एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने ओम को फॉर्म में प्रवेश दिया, नए पार्टनर के फॉर्म में, नए साझेदार के फॉर्म में। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस ऑफ ₹8,000 इन जनरल रिजर्व, जो कि सामान्य संचय जिसको बोलते हैं हिंदी में, एंड 12,000 क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट। लाभ हानि खाते में 12,000 जमा है और सामान्य संचय में 8,000 रुपए पड़े हुए। ओम के प्रवेश पर उपरोक्त मदों के व्यवहार हेतु आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां दे। इसका मतलब आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है ओम के एडमिशन पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग लीला, मीना एंड ओम वाज 5:3:2। अब देखिए पुराना रेशो ये है, नया रेशो ये है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। आप बताइए जिस दिन ओम एडमिट होगा क्या उसको जनरल रिजर्व का हिस्सा मिलेगा या पीएनएल का हिस्सा मिलेगा, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ये तो किनके एफर्ट का परिणाम है, लीला और मीना के। तो इसको कहाँ से मिल गया, ये तो अभी एडमिट हुआ है, इसको तो बोलेंगे भाई अभी काम कर, जैसे ही काम करेगा तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। बाद में जाके क्या होगा, तेरे को जनरल रिजर्व पीएनएल का हिस्सा मिलेगा जब तू पुराना हो जाएगा, अभी तो तू नया है। तो इसलिए लीला और मीना को ही मिलेगा। तो याद रख लेना जनरल रिजर्व,
पीएनएल, ये याद रखना किस में होता है, लाइबिलिटी वाले साइड में आ जाते हैं, क्योंकि देखो पीएनएल का ये क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस बोलता तो वो लॉस होता, वो भी पुराने पार्टनर्स में ही बढ़ता। जैसे लॉस नया पार्टनर नहीं लेगा, वैसे ही प्रॉफिट भी नए नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, वो भी पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो जनरल लेजर और पीएनएल है वो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल लेजर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल और मीनास कैपिटल। यहाँ पे देखिए 20,000 है और 20,000 को बांट दोगे आप 3/5 और 20,000 को बांट दोगे आप 2/5। देखिए स्मार्ट करा करें, जो भी काम करा करें, जैसे थ्री मैंने गलत बोल दिया, 5/8 और 3/8, मेरे को पता नहीं कहाँ से ये रेशो याद आ गया, 5/8 और 3/8। देखिए स्मार्ट कैसे करेंगे, 8 आपको पता है नीचे, जल्दी से काट दिए तो क्या आएगा, 2500 आ जाएगा। अब 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करना और 2500 को 3 से, ये नहीं कि इसमें भी कैलकुलेट करने बैठ जाओ, ऐसे नहीं। तो आप फटाफट से 2500 इंटू 5, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू आ गई, और 2500 इंटू 3, उसमें जैसी बांटोगे तो देखो 12,500 यानी 12,500 और 7,500 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता है कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो या करंट अकाउंट बनाते हो तो उसको किस साइड दिखाते हो, बाय साइड में दिखाते हो। क्या दिखाते हो, बाय जनरल रिजर्व, बाय पीएनएल, यही करते थे आप। और आपको पता है कि आप किस में बांटते थे, पुराने पार्टनर्स में ही बांटते थे। तो उसी को सोचते हुए भी आपको एंट्री कर देनी है, सिंपल सा बात। अब देखिए 8 तो सबको ही आता है, तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया, तो जनरली वो कंपनी के लिए क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, और कंपनी की क्या होगी, वो लाइबिलिटी के पार्ट में आ जाएगा। किसमें, करंट लाइबिलिटी में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में। कभी कभी आपको पता है कि कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट भी आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कि एप्लीकेशन के समय ही कंपनी के पास एडवांस आ जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की आ गई, तो 5,000 शेयर्स पे एप्लीकेशंस का पैसा ज्यादा आ गया, जिसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे। तो जनरली वो कंपनी के लिए क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, पढ़ के देख लेना। कॉल्स इन एडवांस को इक्विटी एंड लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है, ये जरूर याद रख लेना। तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल बना दीजिए। जैसे मैंने कवर किया, आकाश हैज टू पे ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट एंड 60 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर। अब उसने क्या कर दिया, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी के साथ ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी। किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही, उससे मांगी गई अलॉटमेंट, साथ में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 60,000 रुपीज भी दे दिए, क्योंकि 1,000 शेयर पे इंटू 60 के हिसाब से कितने हो गए, 60,000 रुपीज हो गए। अगर आपको एंट्री नहीं आती तो एंट्री कैसे करोगे भाई, जब भी सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अलॉटमेंट मिलती, मैं एक कंपनी हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके साथ मुझे एडवांस मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन एडवांस, ओके। और 60,000 यहाँ पे दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या हो गया कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही मिल गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल के टाइम उस पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस मेरी लाइबिलिटी है, उसको मुझे क्या कर देना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा। उस केस में मैं क्या करूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर रेलिवेंट कॉल। यहाँ पे रेलिवेंट कॉल कौन सी है हमारे एग्जाम्पल में, फर्स्ट कॉल। इस तरीके से बाद में मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा और अपनी करंट लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ मैं कर दूंगा, मैं मतलब कंपनी, याद रख लेना, क्योंकि कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है, कंपनी को बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। ओके, चलिए नाइन्थ वाले पार्ट में बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। तो देखिए इसमें बोल रहा है, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ ₹380 फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। हांडा ट्रेडर्स से 3,80,000 के मूल्य की मशीन को खरीदा गया है। पेमेंट जो कर दिया गया है 50,000 कैश में, और बाकी अमाउंट के क्या कर दिए, इक्विटी शेयर इशू कर दिए, जो कि 100 की फेस वैल्यू के थे, लेकिन उसकी इशू प्राइस क्या थी, 110 थी, मतलब प्रीमियम पे एक तरीके से दे दिए गए। तो ये बोल रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, सिंपल सा पार्ट है। आपको पता है कि देखिए जब भी आप मशीनरी खरीदते हो तो मशीनरी क्या हो जाती है, डेबिट। अब हम किसके केस में एंट्री कर रहे हैं, इन द केस ऑफ बंसल हैवी मशीन लिमिटेड, क्योंकि उसने मशीन परचेज करी है और उसके बदले में कैश पेमेंट भी किया है पार्टली, और पार्टली शेयर भी दी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 380, उसमें से कैश का पेमेंट कर दिया 50, और बाकी हांडा ट्रेडर्स के नाम से क्रेडिट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि ये वेंडर है, बेचने वाला। अब देखिए याद रखना कि जब भी हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, क्योंकि वो ही मेन होता है, नहीं तो लोगों को दिक्कत करता है। कभी कभी आपको पता है कि एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालिए, ओके, जरूरी नहीं कि 2 नंबर में, नॉर्मल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो हमें पता है कि पीसी ड्यू कितना है,
कि कितना हमें देना है, 3,30,000 देने, और हमने उसके बदले में शेयर कितनी इशू प्राइस के दिए हैं। देखिए फेस वैल्यू नहीं लेनी, इशू प्राइस लेनी है। अगर फेस वैल्यू पार पे ही है तो तब आपको पता है कि पार का मतलब अंकित मूल्य या वही नॉमिनल वैल्यू होती है, वही फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो प्रीमियम पे है तो उस केस में इशू प्राइस क्या होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इस केस में, हमारे केस में 110 है। जैसे आप डिवाइड करके देखोगे तो क्या निकल के आएगा, 3000 शेयर्स निकल के आएंगे। तो हांडा को कितने मिल गए, 3000 शेयर मिल गए। तो देखिए अब मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, सब जब भी अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, जो वेंडर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट से डेबिट करो सेम अमाउंट से। याद रख लेना, कोई अलग अमाउंट से नहीं होता, जितना क्रेडिट है उतने से वो डेबिट होगा, याद रख लेना। फिर आपने 3000 शेयर दिए तो यहाँ पे हमेशा रखना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो बाकी पार्ट किस में जाएगा, प्रीमियम में या डिस्काउंट में। शेयर्स डिस्काउंट पे होते नहीं है, डिबेंचर्स के केस में हो सकता है तो डिस्काउंट आ सकता है, लेकिन शेयर्स के केस में तो या तो पार होगा या प्रीमियम होगा। ये जनरली प्रीमियम पे था तो 3000 इंटू 10 30 हो गया। अब देखिए कई जने बोलते हैं सर जो बुक है कौन सी एक्सीलेंट की है, तो उसमें तो ऐसे दे रखा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर 380 दे रखा है। देखो इससे क्या फर्क होगा, मशीनरी टू हांडा कर दिया 380, फिर उसके बाद हमने कर दिया हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50। बात तो वही बढ़ गई कि भाई 380 से पहले उसको क्रेडिट किया, उसमें से 50 दे दिए, तो अभी भी क्रेडिट कितना बचा, 330 बचा ना। तो फिर जैसे ही शेयर दे देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो कैसे भी चाहे एंट्री करो, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 9th हो गया। अब देखिए 10th की बात कर रहा है, 10th में क्या बोल रहा है, 10th सबसे सिंपल शेयर प्रॉफिट वाली एंट्री है। कह रहा है सुनैना एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है 10 रुपीज ईच वाले, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, जो कि प्रीमियम के साथ वाली थी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी वो नहीं दे पाई, ठीक है, 3 रुपीज की। हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, और आपको बताया कि अलॉटमेंट के 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3, तो बोल सकते हैं 4 और 3। तो एप्लीकेशन के कितने होंगे, एप्लीकेशन के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे याद रखना कि ये प्रीमियम के साथ है, तो मैं बोल सकता हूँ 2+2। तो ये अलॉटमेंट के थे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, और टोटल मिला के 10+2 था। 10 तो फेस वैल्यू थी, तो आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन थी वो कितने की थी, 5 रुपीज की थी। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। और एप्लीकेशन तो मिल चुकी है लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिली, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। उसके बाद उसके शेयर जो सुनैना है उसके शेयर क्या कर दिए, कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो सीधी सी बात है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है, एक फायदा, रिजर्व एंड सरप्लस का सौदा, जो कि क्रेडिट में जाता है। लेकिन जैसे ही कंपनी को नहीं मिलता तो कंपनी को वो डेबिट करना पड़ता है और कैंसिल करना पड़ता है। शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। आपको पता है कि लाइबिलिटी कंपनी की खत्म हो गई, क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर ही फॉरफिट कर दिए सुनैना के। अब कंपनी का और उसका कोई नाता नहीं रहेगा। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी एंड कर दी, और कंपनी ने बोला भाई तेरा जो एप्लीकेशन का अमाउंट हमें मिला हुआ है वो तो हमारे शेयर फॉरफीचर में जाएगा, वो तो हमारा फायदा हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें ऐड करके दिखाएंगे। जब रीइश्यू करना होगा तब हम रीइश्यू करेंगे, हम डिस्काउंट पे भी रीइश्यू कर सकते हैं, और इस अमाउंट का यूज कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो 500 शेयर जितना कॉल्ड अप किया, तो आपको पता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक मांगा गया था, तो लास्ट तक मांगा गया है। तो देखो 5+2+3, तो यहाँ पे आपको पता है कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। 2 रुपए प्रीमियम कैंसिल कर दिया, तो देखिए 5000 और 1000 हो गया। उसमें से अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, 2+2 4 रुपए थे, तो 500 × 4। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 500 × 3। तो बाकी कितने मिल गए, जो कि एप्लीकेशन का अमाउंट था, 500 × 5, तो 25 आ गया। चाहे तो आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, लेकिन वेरीफाई करना आना चाहिए। तो ये आपका हो गया 10th क्वेश्चन। चलिए अब 11th की तरफ बढ़ते हैं। 11th आपका सिंपल सा पार्ट है। ये किसकी कंडीशन दे रखा है, ये डिबेंचर इशू करने की कंडीशन दे रखा है, पर उसके साथ साथ रिडम्पशन की कंडीशन भी है। रिडम्पशन तो क्या होगा, मैच्योरिटी पे होगा। जैसे मान लो कि मैंने आज डिबेंचर इशू करे 2022 में, और मैं रिडीम कर रहा हूँ कब, 2032 में, यानी आफ्टर 10 ईयर, लेकिन मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे आज ही उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के जो भी लॉसेस होते हैं या खर्चे होते हैं, उसका प्रोविजन, या उसका हम बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग पार्ट, जनरली आज ही हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या रहती है, कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है। हम देखिए प्रॉफिट के लिए कभी भी एश्योर नहीं रहते हैं, जब प्रॉफिट होगा तब एंट्री करेंगे, लेकिन लॉसेस के लिए पहले से हम सतर्क रहते हैं। तो जब भी हमें पता है कि लॉसेस होने वाले होंगे, उसका पहले से हम क्या करेंगे, प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर,
प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले से बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी ये बोल रखा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है आर लिमिटेड ऑफर 20 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 8% आफ्टर 9 ईयर्स, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आप पढ़ के देखिए हिंदी में, आर लिमिटेड ने 200 रुपए वाले प्रत्येक, ये कितने हैं 20 लाख 10% ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किए, जो 9 वर्ष के बाद 8% प्रीमियम के साथ मोचनीय थे, मतलब रिडीमेबल थे। मैं सिंपल टर्म में बोलूं आपको कि कंपनी ने जब इशू करे तो 200 की जो फेस वैल्यू के थे, याद रख लेना, वो 7% डिस्काउंट पे किए हैं। ठीक है, कितने 7% डिस्काउंट पे। तो 200 का 7% आप देख सकते हो कितने होते हैं, 14 रुपीज होते हैं। 14 रुपीज लेस कर दो तो कंपनी को बाकी कितने पैसे मिलेंगे, 186 मिलेंगे। देखिए अभी मैं रिडीमेबल वाले प्रीमियम की बात ही नहीं कर रहा जो 8% है, क्योंकि आपको पता है कि वो तो 9 साल बाद रिडीम होने हैं। उसका प्रोविजन अभी क्रिएट करना पड़ेगा, वो तो बात की बात है। अभी आपको कितना अमाउंट मिला, तो आप क्या बोल सकते हो सर, 20 लाख के 10% डिबेंचर है, 7% डिस्काउंट पे, 7% डिस्काउंट 200 की फेस वैल्यू का निकलेगा 14 रुपए, वो लेस कर देंगे तो 186 आएंगे। तो 20 लाख इंटू 186 करेंगे तो ये आएगा 37 करोड़ 20 लाख, 37 करोड़ 20 लाख। अमाउंट याद रखना, गलती हो सकती है। फिर देखिए आपको क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ये दोनों करके रख लेनी है। उसके बाद 27% डिबेंचर याद रख लेना। ये एंट्री जो मैं कट कर रहा हूं इसको भूल जाना अभी, क्योंकि यही तरीका है बेसिक समझने का। तो देखिए 37 करोड़ 20 लाख यहाँ पे आ गए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। अब आपको पता है कि मैं जब भी बोलता हूँ कि जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, वैसे ही डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगी, और फेस वैल्यू कितनी है 200। तो 20 लाख इंटू 200 ये 40 करोड़ हो गए। 40 करोड़ और 37 करोड़ 20 लाख का डिफरेंस क्या हो गया, 2 करोड़ 80 लाख हो गया, जो कि 14 रुपए ही था। तो आपको पता चल गया डिस्काउंट की एंट्री हो गई। अब आप बोलोगे सर ये लॉस की एंट्री जो है वो कहाँ से आ गई। भाई सीधी सी बात है, आप 9 साल बाद क्या करोगे, इशू करने के 9 साल बाद क्या करोगे, रिडीम करोगे, और रिडीम करोगे प्रीमियम पे, यानी आप ज्यादा दोगे। आप 40 करोड़ की जगह क्या करोगे, 8% और दोगे, 40 करोड़ प्लस 8% आप प्रीमियम का पार्ट भी दोगे। तो आप आज से ही उसका प्रोविजन क्रिएट कर लोगे, यानी आज से आप क्या करोगे, उसका प्रीमियम क्रिएट कर लोगे। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, यानी सही कर रहा हूं, और इसको भी सही कर रहा हूं। अब देख सकते हो कि ये 3 करोड़ 20 लाख आ गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 200 की फेस वैल्यू का पार्ट तो आप दोगे ही दोगे, यानी 40 करोड़ तो आप दोगे, और 40 करोड़ का आप 8% प्रीमियम भी दोगे, या 200 का 8% होता है 16 रुपीज। तो 16 रुपीज के हिसाब से आपको पता है कि कितने डिबेंचर है, 20 लाख डिबेंचर है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 करोड़ 20 लाख निकल के आएंगे। जितने से प्रीमियम क्रिएट करोगे उतने से ही लॉस क्रिएट करोगे। तो ये आपका 3 करोड़ 20। अब आप बोलोगे सर कई जने डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिख देते हैं, लॉस नेम से लिख लो, गलत थोड़ी है। तो आप यहाँ पे ये 6 करोड़ भी कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी, याद रख लेना। यहाँ पे आप 6 करोड़ भी कर सकते हो, 3 करोड़ 20 लाख प्लस 2 करोड़ 80 लाख लॉस ऑन इश्यू नाम से डेबिट कर सकते हो। अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो याद रखना जब भी प्रीमियम पे रिडीम हो तो नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बनेगा, और ऊपर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी क्रिएट होगा, ये जरूर याद रख लेना। ओके, अब ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब इसमें बोल रहा है मधुर लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 9% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख, redeemable at par on January 1st, 2020. Debentures were redeemed on the due date. Record necessary journal entry in the books of the company. ये बोल रहा है कि मधुर लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र हैं। सभी ऋण पत्रों का शोधन देय तिथि पर हो गया, जो भी ड्यू डेट है उस पर हो गया। क्योंकि देखो रिडीमेबल एट पार का बोल रहे हैं जनवरी 1 2020 को, और रिडीम हो गए तो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। रिडीम करने की एंट्री क्या होती है, जब आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी कभी, जब भी यानी इशू किए थे, तब आपने टू डिबेंचर किया था, यानी आपने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की थी। नॉन करंट लाइबिलिटी थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, आपको पता है डिबेंचर। लेकिन आपको पता है कि रिडीम का जब भी पीरियड आएगा, यानी देय तिथि आएगी, उस पर आपको क्या करना है, अपनी लाइबिलिटी को उल्टा कर देना है, डेबिट कर देना है, और आपको पैसे किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर आपके क्रेडिटर बन जाएंगे एक तरीके से। पर जैसे ही आप उनको पे कर दोगे तो डिबेंचर होल्डर खत्म और उनका पेमेंट हो गया। तो 9% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। अब देखिए 13 इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। आप क्या करते हो, जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, तो आपको पता है कि जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो प्राइस लेवल चेंजेस की बात नहीं करता। आपने कभी देखा है कि प्राइस लेवल चेंज मतलब इन्फ्लेशन आ गया,
तो आपकी है ना बिल्डिंग की वैल्यू में चेंज कर दिया हो आपने, नहीं। फर्नीचर की वैल्यू में चेंज कर दिया हो, नहीं। आपको पता है कि उस पर बस डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो इन्फ्लेशन जो भी हो रहा है या प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या उसका चेंजेस आप देखते हो, नहीं देखते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस में बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंजेस इन अकाउंट प्रोसीजर फॉलोड बाय फर्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो वित्तीय विवरण है या वित्तीय विश्लेषण है, एक फर्म के खाते के लिए भ्रमात्मक भी हो सकते हैं अगर फर्म ने लेखांकन प्रक्रिया में बदलाव को अपना लिया है। कहने का मतलब, मान लो अगर कोई फर्म पहले एसएलएम अपनाती थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, और उससे डेप्रिसिएशन लगाती थी, तो पहले फर्म के खर्चे ज्यादा दिखते थे। अब फर्म ने क्या करा, डब्ल्यूडीबी लगाना चालू कर दिया, तो फर्म के खर्चे कम दिखने लग गए, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख गया। तो इससे शेयर होल्डर चकरा गया। एक तरीके से शेयर होल्डर को लगा यार कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, उसको ये तो पता ही नहीं था कि फर्म पहले एसएलएम करती थी, तो फर्म के खर्चे ज्यादा होते थे। अब फर्म क्या कर रही है, डब्ल्यूडीबी मेथड कर रही है, रिटर्न ऑन वैल्यू, तो फर्म का डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि सिर्फ ये कंपनी की रिपोर्ट को दिखाता है, ये कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को थोड़ी बताता है कि मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ है, वो पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से सिर्फ ये मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को देखता है, ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है कि मैनेजमेंट की अंदर की क्या भावना है। एक है ना डायरेक्टर है, वो क्या बन गया, सीईओ बन गया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, मॉनेटरी टर्म में नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, सैलरी की एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो ट्रांसफर हुआ कहीं, तो वो कैसे एंट्री होगी, नहीं हो सकती। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर्म पे, वो भी। अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी टर्म में है। फिर बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एज सच इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन। देखिए करंट पोजीशन का मतलब यहाँ पे हिंदी में पढ़ के देखिए, ये वास्तविक वस्तु स्थिति को नहीं दर्शाता। ये किस पे डिपेंड है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट क्या, पुराने, जैसे कंजर्वेटिव अप्रोच हो गई, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। तो इसका मतलब क्या है, कभी कभी इसमें जो रिजल्ट होते हैं वो गलत रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, ये फ्यूचर के लॉसेस को कवर करेगा, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को कवर करता ही नहीं है। बोलता है जब प्रॉफिट होंगे तभी एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन लॉसेस का अभी से प्रोविजन क्रिएट कर लो, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी इसमें जो अजम्पशंस ली जाती है, कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं, वो कभी कभी एक्चुअल स्थिति को नहीं दिखाते हैं, और वो फर्म की गलत स्थिति को दिखाते हैं। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब देखिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 में क्या बोल रहा है, 14 में देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट। तो देखिए इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है और कॉमन साइज की बात कर रहा है। आपको पता है कि कॉमन साइज में चाहे एक साल का भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें हम कंपेरेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं कि 15-16 का 16-17 से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी कंपेरिजन की बात करते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जब भी हम कॉमन साइज की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं और उसको 100 मान लेते हैं। और उसके साथ हम क्या देखते हैं, देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 लाख है, तो 10 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बेस ये है, तो बेस हमेशा नीचे आएगा। ओके। तो 18 लाख नीचे हो गया, ऊपर क्या आएगा, 10 लाख। तो 10 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, 80,000 अपॉन 10, सॉरी 18 लाख इंटू 100, तो 80,000 अपॉन 18 लाख। फिर आपका जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो 12,000 अपॉन 18 लाख इंटू 100। इस तरीके से आपको सबका इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेना है। तो वो कॉमन साइज हो गया। तो 15-16 का अलग निकालना है और 16-17 का अलग निकालना है। 15-16 में जो बेस है वो 18 लाख है, सॉरी 16-17 में जो बेस है वो 18 लाख है, और 15-16 में जो बेस है वो 25 लाख है। इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए 12 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 1,20,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, इस तरीके से करना है। पर आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फॉर्म में नहीं आया, तो पुराना फॉर्मेट आ गया। तो आपको ये तो आता ही है ना। आपको क्या करना है, देखिए कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेट नहीं देता, आपको खुद बनाना पड़ता है। आपको कैसे करना पड़ रहा है, देखिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, यही पार्ट है, आपको पता है। या सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे हम, मैं बोल सकता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर ली, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग इनकम जोड़ोगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ोगे। ओके। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अब एक चीज याद रखना, डेप्रीशिएशन आपका नॉन कैश होता है। नॉन कैश क्यों होता है, क्योंकि अभी कभी भी आपका इससे कैश नहीं जाता। आप एंट्री क्या करते हो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, तो इससे कोई कैश नहीं गया। लेकिन ये हमेशा ऑपरेटिंग होता है,
क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है और आपके ऑपरेशन से रिलेटेड ही है। मशीन आपके बिजनेस में काम आ रही है तो हर साल उसका यूज हो रहा है, इसलिए वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और वेजेस भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस ही है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ चुका है, तो आपको डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको वेजेस लेने की जरूरत नहीं है। आपकी डेस्क बुक में आपकी जो वर्क बुक है एक्सीलेंट की, संजीव की डेस्क वर्क है, उसमें गलत दे रखा है। अगर आप उसका आंसर देखोगे तो आपको गलत दिखेगा। याद रखना डेप्रिसिएशन किसमें इंक्लूड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड है, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। और वेजेस को भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेजेस किसमें हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ चुका है। तो यहाँ पढ़ के देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, मैंने आपको बता दिया। देखो इसको 100% ले रहे हैं, पहले आप एक साल का करके देखिए, यानी 15-16 का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 48%, 13 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 52%। चाहे आप 100 में से 48 लेस करके देखिए 52 आएगा। 120 अपॉन 250 लाख 25 लाख इंटू 100 4.80%। 11 लाख 80,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100 47.20%। या 52 में से 4.80 गए तो 47.20% आएगा। आप देखिए क्या कर रखा है, जीपी निकला। ऑपरेटिंग इनकम तो आपकी है नहीं, ऑपरेटिंग इनकम तो आपकी है नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिया। अब देखिए डबल स्टार क्या दे रखा है कि डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो पहले पहले से ही पार्ट है। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके कितने थे, आप देखिए ये रहे 120, 15-16 की बात कर रहे हैं ना, 120, तो क्या आपने डेप्रिसिएशन जोड़ा क्या, नहीं, क्योंकि वो पहले से ही इंक्लूड है। ओके, उसी तरीके से आपने वेजेस को भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड नहीं करा। ये स्टार दिख रहा है, क्या बोल रहा है, वेजेस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो पहले से ही पार्ट है, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिया हुआ है, तो देखिए आपको पता है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बुक्स में, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक होगी लिखने की, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में से आपको बता दिया। चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब देखिए आपको पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और जीपी रेशो दे रखा है 10%। जीपी रेशो मतलब जीपी रेशो किस पे निकलता है, सेल्स पे, और सेल्स आपको दे रखी है, इसका मतलब ही क्या होता है, सेल्स। ओके, अब आपको पता है कि यही आपकी नेट सेल्स है, यानी नेट आ रहा है 4 लाख की। 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। अगर आप आरएफओ में से जीपी लेस करते हो तो आपका क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल के आ जाता है। तो आपने क्या करा, 4 लाख में से 40,000 का जीपी लेस किया, तो आपका क्या निकल गया, 360 निकल के आ गया। ओके, आपका एवरेज इन्वेंट्री 55 दे रखा है, तो देखो कितना सिंपल, 360 अपॉन 55, तो आपका 6.55 टाइम्स निकल के आ गया। एक रटने का तरीका बता देता हूँ, इन्वेंट्री यहाँ पे है, टर्नओवर रेशियो बोल दे, तो इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, याद रखना नीचे। और टर्नओवर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जो इन्वेंट्री होता है वो कॉस्ट पे ही जनरली दिया होता है, तो इसलिए ऊपर भी आपका क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। जैसे मान लो एक आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो कि डेटर से रिलेटेड होता है, तो नीचे आप क्या करते हो, देखो एवरेज टीआर नीचे। अब आपको पता है कि जो डेटर्स की बात करते हैं वो उधार सेल की बात करते हैं, यानी क्रेडिट सेल की बात करते हैं, तो ऊपर आप क्या लोगे, नेट क्रेडिट आरएफओ। देखो कितना सिंपल है। जब आप ट्रेड पेबल की बात करते हो तो नीचे एवरेज ट्रेड पेबल, ऊपर किसकी बात करोगे, ट्रेड पेबल किससे लिंक होता है, क्रेडिटर से, बीपी से, इसका मतलब परचेज से लिंक होता है, तो ऊपर क्या लिखोगे, नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि हम उधार की बात करते हैं। इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है, सबसे सिंपल यही होता है। अब देखिए 16th क्वेश्चन है जो कि अपना लास्ट है 2 मार्क्स का, उसके बाद तो अपने 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, याद रख लेना। ओके, पर आप देखिए याद रखिए कि आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए आप सोचिए कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो आपने जो सबसे पहले लेस किया था वो बाद में ऐड करोगे, और जो बाद में लेस किया था, बाद में क्या लेस करते हो, टैक्स, तो वो पहले ऐड करोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, जैसे ही आप उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा पीबीआईटी, ये जरूर याद रख लेना। अब देखिए आप सोचिए कि आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, जबकि जो टैक्स निकलता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकलता है, ये तो आपको पता है। आप प्रॉफिट कमाते हो उसके बाद ही तो टैक्स चुकाते हो, तो टैक्स की जो रेट निकलती है वो प्रॉफिट बिफोर पे निकलती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, माना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, टैक्स कितना है 40, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 60, ऐसे बोल सकते हो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 60,000, कितना है 60,000,
आफ्टर के नीचे आफ्टर जो कि ये है 60 निकालना क्या है, अगर आपको टैक्स निकालना है तो इंटू 40 कर देना साइड में, अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना है तो इंटू 100 कर देना। अब देखिए 60 से 60 कट गया तो कितना है 1000, 1000 इंटू 100 किया तो कितना आ गया 1 लाख, तो ये आपका निकल के आ गया। अगर आप सोचिए कि मैं इंटू 100 की जगह इंटू 40 करता तो 1000 इंटू 40 कितना निकल जाता 40,000, और देखिए 1 लाख और 60 का डिफरेंस भी आपका 40,000 आ गया। इसी तरीके से एक रटने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है PAT अपॉन 1 माइनस टी। ये एक तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि टैक्स रेट 40% है तो 0.40 बोल दो, 1 में से 0.40 गया तो क्या बचा 0.60 बचा, पॉइंट हटाओगे तो अपने आप 100 आ जाएगा और मेरी तरीके से निकल के आ जाएगा जो कि मैंने आपको बताया था 60 इंटू 100 करके, तो आपका बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर रट सकते हो आप, और कॉन्सेप्ट समझना है तो लेट यानी मान के कर सकते हो, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो ये 1 लाख हो गया। अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट देखिए 15% है, तो 10 लाख का 15%, तो 10 लाख का 15% कितना हो गया अपना, ओ पूरे 15 लाख, ये 10 लाख है ना, ओके 10 लाख का 50% 150, मुझे लगा 15 लाख होगा, तो ये हो गया अपना 250। ओके, अब देखिए क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका हो गया, जो मैंने निकाला था कितना निकाला था 250, और इंटरेस्ट कितना है 150। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 250 अपॉन 150, तो आपका आ जाएगा 1.67 टाइम्स। ये पूरा पढ़ के देख लेना, ये पूरा का पूरा जो मैंने समझाया वही का वही कवर करवा रखा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। और देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है अगर मान लो 6 to 7 टाइम्स आ गया, जैसे यहाँ पे तो बहुत कम आया है लेकिन 6 to 7 टाइम्स आ गया, उससे ज्यादा आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जनरली बताता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितने गुना कवर कर सकता है। क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, आपके लाइबिलिटी के पार्ट को डिनोट कर रहा है कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है और उस पर इंटरेस्ट ज्यादा है। जितना ये कम होगा तो अच्छी बात होगी, या जितना प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं बिजनेस की पोजीशन अच्छी है कि हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है जो कि इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखिए 1.67 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने बिजनेस का प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो कि इंटरेस्ट को कवर कर सके। देखिए कितना कम है, आप देखिए इंटरेस्ट कितना 150 और प्रॉफिट देखिए कितना कम है। मान के चलिए अगर प्रॉफिट होता 20 लाख तो कितना अच्छा होता, क्योंकि अराउंड आपका 15-16 गुना आता या समथिंग इतना ही आता, कैलकुलेट करके देख लेना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पोजीशन दिखाएगा। ओके, तो अब देखिए हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपके क्या है 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19 और 20, वो करके देख लेते हैं एक एक करके। ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल से ही आपके पार्ट है। तो देखिए यार ना, इसको मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम जितने भी जो क्वेश्चन है इसको 10 मिनट में कवर कर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिंपल से पार्ट है। अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप बता देना कि सर कमेंट्स में कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो अलग से क्या करेंगे सेपरेट वीडियो कवर कर लेंगे पर्टिकुलर टॉपिक की, उसके अलग अलग एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए बोला फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, एनपीओ की बात कर रहा है। कह रहा है शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब, तो इनको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखाओ। देखिए जो स्पोर्ट्स फंड है ये 35,000 का ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है, ये 35,000 का है। आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है किस में जाता है, एसेट्स में जाता है। स्पोर्ट्स फंड का जो पार्ट है वो किस में जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। याद रखना कि जब भी इस टाइप के जो फंड होते हैं उसकी डोनेशन मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, वो सारा क्या होता है ऐड होता है, और जो खर्चे किए जाते हैं वो लेस होता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो लाइबिलिटी में आएगा, और नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, जो कि टू साइड होती है। तो मोस्टली यार रखना आपका पॉजिटिव बैलेंस ही आता है, लेकिन कभी अगर नेगेटिव आ गया तो वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में चले जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए मैंने जैसे बोला कि 35 है, मोस्टली स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी उतना ही होता है जितना आपका ओपनिंग का स्पोर्ट्स फंड होता है। तो देखिए 35 है और उतना आपने एसेट साइड में डाल दिया। फिर आप देखिए इसके बाद तो आपके सारे अमाउंट नीचे ही है, तो आराम से देख सकते हो 4,000 आपको इंटरेस्ट मिला। याद रखना यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल जाता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब 12 महीने का जो भी इंटरेस्ट है जितना भी है, और यहाँ पे आपका एक्रूड भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका टोटल मिला के इंटरेस्ट था 20,000 का, आपको मिला कितना 18 ही, तो यहाँ पे आपको 20,000 दिखाना है इधर। ओके, और यहाँ पे आपको 2,000 दिखा देना है, क्योंकि वो जनरली आपको मिला नहीं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ पार्ट टिपिकल नहीं है, तो अभी सिंपल सा पार्ट है। तो आपको 4,000 ऐड कर लेने हैं, डोनेशन भी आपको मिला 15,000, ये ऐड कर देना, तो टोटल मिला के हो गए ये तीनों 54,000। फिर आपने खर्चा किया, प्राइजेस दिए, आपने स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्चा किया, तो आपने 14,000 खर्चा कर लिया, तो वो लेस कर दो,
तो 54 में से 14,000 गए तो आपको 40,000 का पॉजिटिव आ रहा है। मान लो कि आपके प्राइस ज़्यादा होते और जैसे मैं बोल देता हूँ कि टोटल मिला के ये दोनों 60,000 हो जाता, तो 54 में से 60 गया तो माइनस के कितने आपके 6,000 हो जाते, माइनस के, तो वो यहाँ नहीं आते, वो कहाँ आते, एक्सपेंडिचर साइड में आते। तो जब भी माइनस हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर में, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट में। इस तरीके से आपका हो गया 17। सिंपल सा पार्ट था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। अब 18 जो है वो गारंटी वाला पार्ट है, यानी अपना जो बेसिक पार्टनरशिप का चैप्टर है उससे रिलेटेड है कि किसी पार्टनर को गारंटी मिल जाती है कि इससे कम हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है हितेश, रोहित और हर्ष पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। हर्ष इज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय रोहित। ये बोल रहा है कोई भी जो घाटा होगा, कोई भी जो नुकसान होगा जो कि गारंटी से रिलेटेड होगा, तो वो कौन बियर करेगा, रोहित बियर करेगा ओनली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 वाज 40,000। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब देखिए सिंपल पार्ट इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट आप देख रहे हो वो पार्टनर्स के रेशियो में बांट दो। आपने 40,000 को बांटा 2/5, 2/5 और 1/5, तो आप देख सकते हैं कि आपने कॉमन कर दिया 8,000। 8,000 इंटू 2 करोगे तो 16,000 हितेश के हैं, 8,000 इंटू 2 करोगे तो 16,000 रोहित के हैं, और 8,000 इंटू 1 करोगे तो 8,000 हर्ष के हैं। तो हम बोल सकते हैं, देखिए मैंने बांट दिया 16, 16, 8। ओके, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 16, 16 और 8 ऐसे लिख दिया। अब आप सोचिए कि हर्ष को मिनिमम 10,000 प्रॉफिट बोला गया है, गारंटी दिया जाएगा, यहाँ पे बोल रखा था ना 10,000 दिया जाएगा, तो इसका मतलब जो गारंटी है वो कौन दे रहा है, रोहित दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हर्ष को तो सिर्फ 8,000 ही हिस्सा मिल रहा है, तो प्लस उसमें 2,000 कर देंगे, और कौन दे रहा है, रोहित गारंटी दे रहा है, तो रोहित में से 2,000 लेस कर देंगे। हितेश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हितेश को तो 16,000 मिलेंगे मिलेंगे। तो देखिए हितेश को 16 मिलेंगे, रोहित में से कम कर दिए तो कितने आ गए 14, और हर्ष को मिल गए तो हर्ष को तो मिनिमम मिलता ही मिलता। एक आपका तरीका ये भी है कि आप 40 का देख सकते हैं 1/5 जो कि हर्ष का हिस्सा है, तो आपको पता चल जाएगा 8,000। तो कितनी डेफिशिएंसी हो रही है 2,000 की, तो आपको पता चल गया 2,000 कौन देगा, रोहित देगा। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं जल्दी से। ओके, तो ये आपका हो गया 18। अब 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 में क्या बोल रहा है। अब देखिए जो ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगी, आपको भी पता चल जाएगा कैसे। यहाँ देखिए मैंने कट कर रखा है, तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। ये बोल रहा है विजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, अब देखिए आप सोच सकते हैं कि 3+2 इसका मतलब क्या है, टोटल हिस्सा 5 है। अगर मैं बोल सकता हूँ कि 5 रोटी के टुकड़े हैं तो उसमें से 3 हिस्से विजय को मिल रहे हैं और 2 जो रोटी के टुकड़े हैं वो संजय को मिल रहे हैं, ऐसे ही बोल सकते हो। या बोल सकते हो कि अगर 50 रुपए हैं उसमें से 30 रुपए तो विजय को मिल रहे हैं और 20 रुपए संजय को मिल रहे हैं। ये सबसे सिंपल पार्ट है। लेकिन अब देखो बोल रहा है एडमिट कर दिया अजय को 1/4 शेयर के लिए। अजय लेके आया 30,000 कैपिटल के, और रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, रिक्विजिट मतलब जो भी था। अब आप बोलोगे सर रिक्विजिट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो देखिए फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 20,000, और आपको पता है कि अजय का हिस्सा 1/4 है, तो इसका मतलब 20,000 का वो जो 1/4 है वो गुडविल के फॉर्म में लेके आया कैश में, कैश में लेके आ गया। कोई उधार नहीं है, क्योंकि उधार होता तो क्या होती है, एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहाँ पर वो कैश में लाया है, बोल रखा है, और फर्म की गुडविल का वो अपना हिस्सा लेके आ गया। कैपिटल भी लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे दिया मॉडल पेपर में, क्या दे दिया 2:1। ठीक है, और आप देखिए कि उसको जो एडमिट किया है वो क्या है 1/4 शेयर के लिए। किसके लिए एडमिट किया है, 1/4 के लिए। अब बताइए जहां पे 1/4 के लिए एडमिट करोगे, किसके लिए 1/4 के लिए करोगे एडमिट, तो इसका मतलब अब हिस्से तो 4 ही हो रहे हैं एक तरीके से। तो उस केस में 2:1 कैसे हो सकता है, 2+2+1 5 कैसे हो सकता है, जब 4 हिस्से के लिए एडमिट किया है, 4 में से एक हिस्सा, तो बाकी जो 3/4 है वो किसका होगा, विजयन संजय का ही तो होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि देखो या तो आप ये सही कर सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2:1 कर दिया। कुछ टीचर्स ने क्या बोला यहाँ पे 1/5 कर दो, क्या कर दो 1/5 कर दो, तो आपके ऊपर है, चाहे आप रेशो नए रेशो को सही कर दो, चाहे आप इसको सही कर दो। आप नहीं कर सकते कहने का मतलब, आपको तो बोनस मार्क मिलते, लेकिन एक टीचर होने के नाते मुझे पता है कि किस तरीके से गलती सही की जाती है, तो चाहे तो मैं 1/5 शेयर कर लेता। लेकिन क्या है कि जब मैंने बुक में देखा तो बुक में क्या था, सेम टू सेम ऐसा ही सॉल्यूशन था, यानी एनसीईआरटी की बुक में। तो मैंने क्या करा, मुझे लगा सबसे इजी तरीका कि
रेशो ही सही कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो 1/5 करके भी आपका आंसर निकाल सकता था, और 1/5 करोगे जो भी आपकी मैम ने या जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है या जो भी आपके मेन अकाउंट्स के ट्यूशन टीचर है उन्होंने बताया होगा तो बिल्कुल ठीक बताया होगा। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मैं 1/4 नहीं कर रहा, 1/5 नहीं कर रहा, सॉरी, मैं 211 मैं क्या कर रहा हूँ, नया रेशो चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए बोल रहा है अजय 5,000 रुपए लेके आएगा गुडविल के फॉर्म में, जो मैंने बता दिया। ओके, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा, 2:3 होगा, जो कि कैसे कैलकुलेट हुआ आप देख सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हो। अब मेरे केस में मैं आपको बताया था वापस से 3:2 ओल्ड था और न्यू मैंने 211 कर दिया, आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरा 2/4 आ रहा है ना, तो 3/5 माइनस 2/4 और 2/5 माइनस 1/4। तो ये किसका है, नाम बोलता हूँ विजय और संजय, तो ये विजय का और ये संजय का, इस तरीके से निकालो। तो देखिए 2/20 निकल के आ गया और ये 3/20 निकल के आ गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है। अब देखिए आगे पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है, विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। विजय संजय क्या करते हैं, तीसरी एंट्री क्या होगी, अपने गुडविल का हिस्सा निकाल भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, जो कि अजय कितने लेके आया, 30,000 लेके आया। फिर गुडविल भी कैश में लाया था, जो कि 20,000 का 1/4 निकल के आ गई 5,000। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 30 और 5। फिर इसको बांट दिया किस रेशो में, जो अभी हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि निकला 2:3। तो देखिए 5,000 को बांट दिया 2,000 और 3,000, यानी विजय और संजय को मिल गया। देखिए यार रखना, लोगों को पता ही नहीं होता कि गुडविल लाता है तो इसका मतलब क्या है। देखिए जब भी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, जैसे इसको 1/4 के लिए एडमिट किया, जो भी ये तीसरा पर्सन है, क्या नाम था, अजय, तो इससे विजय और संजय का हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया प्रॉफिट का। आप सोच सकते हैं कि पहले उन्हें ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब उन्हें क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो वही उनको कंपनसेट करने के लिए जो भी वो गुडविल लेके आया, वो किस में बढ़ जाएगी, इन विजय और संजय में, पुराने पार्टनर बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से का सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उन्हें गुडविल का हिस्सा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया कि हिस्सा निकाल लिया तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, यानी विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट संजयस कैपिटल टू कैश या बैंक। अब देखिए यहाँ पे ये एंट्री हो गई। अब पूरा निकाल लिया, अगर आपको बोलता कि 50% निकाल लिया, तो 2,000 का 50% और 3,000 का 50%, यानी 2,500 आपका हो जाता। और यहाँ पे आ जाता आपका 1,000 और यहाँ पे आ जाता आपका 1,500, तो ये 25 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला गया कि पूरा निकाल लिया गया, तो इसलिए पूरा का पूरा वापस से निकाल लिया उन्होंने, और उनकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, और उतना फर्म से पैसा चले गया। ओके, अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो बोल रखा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, याद रखना वर्किंग कैपिटल अगर रेशो बोलता है, टर्नओवर नहीं बोलता, तो वो करंट रेशो होता है। लेकिन जहां पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो वो एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ओके, एक मिनट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डेट इक्विटी रेशो भी आपको पता करना है, तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल, करंट एसेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 13% डिवेंचर, करंट लायबिलिटी। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपराइटर्स फंड यानी ओनर फंड या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। आप अपने माइंड में एक बैलेंस शीट रिकॉल कर लीजिए या एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि बैलेंस शीट सिंपल सी क्या होती है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल तरीके से बना लीजिए ना, या वर्टिकल बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल क्या, सिंपल। आपको पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट होती है, तो आप अपने माइंड में याद रख लीजिए कि नॉन करंट एसेट होती है और करंट एसेट होती है। ओके, इक्विटी लायबिलिटी में आपका शेयर होल्डर फंड होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। ये मिला के आपकी टोटल असेट्स बनती है। देखिए टोटल असेट जो कि किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रखा है टोटल असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब सोचिए आपको करंट असेट दे रखी है, ये दे रखी है, लेकिन नॉन करंट नहीं दे रखी। और इधर देखिए आपका शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड पार्ट जो दे रखा है वो पेड अप कैपिटल दे रखा है। आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, तो पेड अप कैपिटल दे रखा है। आपको नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स दे रखे हैं, और आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है। जब आपको तीनों दे रखा है, तो टोटल लायबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल असेट। अब आप बोलेंगे सर टोटल असेट से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि भैया नॉन करंट असेट तो दे ही नहीं रखी। तो नॉन करंट एसेट दे ही नहीं रखी, तो कैसे निकालूंगा। तो सीधी सी बात है, मैं टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी बोलूंगा, और टोटल लायबिलिटी अगर मेरी निकल जाती है, तो वो टोटल एसेट के बराबर हो जाती है। और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब पेड अप कैपिटल, ये अपनी शेयर होल्डर फंड का पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 280, 980 हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और शेयर होल्डर फंड कितना है आपका, 5 लाख है। याद रखना अगर पेड अप कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो वो भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनेगा। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगी, वो लेस करनी पड़ेगी। जितनी भी इंटेंजिबल एसेट, अगर उसकी रिटर्न रियलाइजेबल वैल्यू निल है, तो वो भी लेस करनी पड़ेगी। पर ऐसा टिपिकल आपका आता नहीं है, तो ये आपका सिंपल सा कैलकुलेट होके आ गया।
फिर दूसरा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो देखिए उसके लिए किसकी जरूरत होती है, नेट आरएफओ और डिवाइड बाय क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपकी करंट एसेट कितनी दे रखी है, 4 लाख, और करंट लायबिलिटी दे रखी है 280। 4 लाख में से आपका 280 जाएगा तो क्या बचेगा, 1,20,000 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही दे रखा है, और 10 लाख अपॉन 1,20,000 करोगे क्योंकि सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख की, ये दिख रही है आपको। तो 10 लाख अपॉन 120 कहाँ गया ये रहा, तो 8.33 टाइम्स आ जाएगा। लास्ट आपका है डेट इक्विटी रेशो। देखिए यार अंगना, जब भी डेट की बात करते हैं तो हम अपनी बुक में लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट है तो लेंगे, अगर स्पेसिफिकली बोलेगा कि टोटल डेट लो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब करंट लायबिलिटी। ओके, लेकिन अभी नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हमें पता है कि जब कुछ नहीं बोलता तो हम लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं, करंट लायबिलिटी नहीं लेते हैं। तो हमारे केस में जो लॉन्ग टर्म डेट था वो क्या था, एक बार मैं इरेज करके बता देता हूँ। देखो अपना जो लॉन्ग टर्म डेट था ओनली 13% डिवेंचर था, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, एक ही बात है। करंट लायबिलिटी बोलो या शॉर्ट टर्म डेट बोलो, एक ही बात है, याद रख लेना। तो लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि 13% डिवेंचर है। तो देखिए यहाँ पे इसने ले लिया 2 लाख। और इक्विटी का मतलब होता है आपका शेयर होल्डर फंड, प्रोपराइटर फंड, ठीक है, ओनर्स फंड, इस तरीके से पार्ट होता है आपका। इंटरनल इक्विटी, ये सारे नाम होते हैं, तो ये जरूर याद रख लेना। तो ये आपको 5 लाख की दे रखी थी, जो कि आपकी पेड अप कैपिटल थी। इस तरीके से आपका रेशो निकल के आ गया 0.4:1। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन डी का पार्ट। और देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए जी, और याद रखिए कि सीबीएसई का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर किसी को दिक्कत होती है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, और अगर आपको किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और मैं, अगर आप बोल सकते हैं कि जनरली मैंने क्या क्लियर किया हुआ है, तो नेट कॉमर्स मैंने 3 टाइम्स क्लियर करा हुआ है। सीए फाइनल मैं दे चुका हूँ, सीएस फाइनल का एग्जाम मैं दे चुका हूँ। तो मेरी एक्सपर्टीज अच्छी है इन चीज़ों में, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।